यहाँ के लोगों ने गद्दारी नहीं करी किसी के साथ, यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारियाँ हुई हैं। यहाँ के लोगों को लेकर चला नहीं गया साथ में। असल में मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन मुसलमान भाइयों से, क्या उन्होंने हिंदू के घर में शौचालय बनाया, आपके घर में नहीं बनाया? क्या उन्होंने हिंदू के घर में मोहल्लों में सड़कें बनाई, आपके यहाँ सड़कें नहीं बनाई? क्या उन्होंने वहां पानी और तमाम व्यवस्था करी, क्या आपके बनबुलपुरा में नहीं करी? तो ऐसा क्या हुआ? मोहन पाठक को मुस्लिम युवाओं ने बहुत बड़ा उस टाइम पर साथ देकर उनको नेता बनाया था। तो वो मोहन पाठक जी जो बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ से वोट नहीं पड़ता, तो मोहन पाठक जी को तो वोट पड़ा है यहाँ से। जो बनबुलपुरा के मुस्लिम नेता हैं कांग्रेस के, आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, तो वो शायद बेहतर जवाब देंगे आपको। एक माहौल होता है वोट देने का, कोई नोटा दबाए या कोई कांग्रेस पार्टी को वोट दे या बीजेपी को वोट दे या अन्य किसी को भी वोट दे, ये उन सबका अधिकार है। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी में बनबुलपुरा संघर्ष समिति के अध्यक्ष उवैस राजा जी के पास। युवा नेता हैं और हर मुद्दे पे सामने खड़े नजर आते हैं। इनसे चर्चा करने जा रहे हैं नगर निगम के जो निकाय चुनाव हैं, क्या क्या चल रहा है, सारी बातें करेंगे उवैस राजा से। उवैस राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़। धन्यवाद। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आज से नहीं, पिछले 10 साल से इल्ज़ाम लगाते हुए आ रहे हैं कि हमको बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं सीधी सीधी कि बीजेपी को वोट यहाँ से मिलता था हर बार, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ वोट हर बार यहाँ से मिला है। अब बीजेपी पहले तो अपने जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उस पर डिस्कस करे कि वो उनका किस लायक है। जो यहाँ का अल्पसंख्यक मोर्चा है, जो उनका बीजेपी का मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा, भाई वो जब समाज के प्रति रहेगा, समाज के साथ रहेगा, तभी तो यहाँ पे लोग वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने इस संगठन पर भी अपना विचार करे, जो उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है, कि वो आखिर इस मुस्लिम वोटों पे क्या मेहनत कर रहा है। तो बीजेपी खुद वोट मांगने आती नहीं है, फिर वोट के लिए लड़ाई लड़ती है कि आपके हमें वोट मिलता नहीं है। तो आप घर पे आइए ना, यहाँ आपको किसने मना करा है? लेकिन आपके जो मेयर प्रत्याशी हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि आपके कभी संभल का दंगा याद दिलाते हैं, कभी बनबुलपुरा दंगा याद दिलाते हैं। तो ऐसे माहौल में यहाँ की जनता का वोट आप कैसे मिल जाएगा आपको? आप तो आइए वोट मांगने, प्यार से वोट मांगिए ना। देखिए, पिछली बार जो है 2000 आपके ये जो चुनाव हुआ था 22 में जी, तब भी यहाँ के जो पूर्व मेयर थे, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, जोगिंदरपाल सिंह रौतेला, वो भी एक बार नहीं आए थे। तो जनता यहाँ पर बनबुलपुरा की प्यार की भूखी है। आप प्यार से वोट मांगोगे तो शायद आपको वोट मिलेगा। अब आप जबरदस्ती धमका के डरा के वोट लेकर जाओगे तो ऐसा वोट मुझे तो लगता नहीं शायद कि कोई ऐसा वोट डालेगा, और इसमें वोट मिलना भी नहीं चाहिए। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोहन पाठक जी कह रहे हैं, मोहन पाठक जी को तो शायद आप जानते ही होंगे जी। पहले कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए। तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों जो हैं वो वोट नहीं देते हैं बीजेपी को। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मोहन पाठक जी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं और एक ज़माने से, और जब तक मोहन पाठक जी कांग्रेस में थे और मोहन पाठक जी बेरोजगार संगठन की लड़ाई लड़ते थे, तो हम सभी युवा उन्हीं से बहुत सीख लेते थे। हमने बहुत कुछ सीखा है मोहन पाठक जी से। लेकिन कुछ दिनों से जब से मोहन पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो तब से पता नहीं क्या वो ऐसे भड़काऊ भाषण देने लग गए। और रही बात मोहन पाठक जी की, तो मोहन पाठक जी को जब 2007 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद भी उन्हें इंदिरा जी के खिलाफ जब उस टाइम पर चुनाव लड़ा था, और इंदिरा जी शायद उस वक्त हार गई थी, तो यहीं की मुस्लिम युवाओं ने 10,000 वोटों में कम से कम नहीं तो 50-60% युवाओं ने वोट दिया था। मोहन पाठक का वोट भी ले जा चुके हैं जी। मोहन पाठक को मुस्लिम युवाओं ने बहुत बड़ा उस टाइम पर साथ देकर उनको नेता बनाया था। तो वो मोहन पाठक जी जो बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ से वोट नहीं पड़ता, तो मोहन पाठक जी को तो वोट पड़ा है यहाँ से, और मोहन पाठक जी यहाँ से वोट लेकर गए हैं। तो अब इस पर अगर मोहन पाठक जी कुछ अगर बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे, तो ये उनकी अपनी निजी राय है, इसमें मैं क्या विचार कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। मोहन पाठक ने अपने बयान में ये भी कहा था कि जो पुराने मेयर यहाँ रह चुके हैं, क्या उन्होंने यहाँ गलियाँ नहीं पड़वाई, क्या यहाँ रोड नहीं पड़वाए जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहन पाठक जी कह रहे थे ना, मैंने सुना था शायद, कि यहाँ पर शौचालय नहीं बनवाए। तो पहली बात तो यहाँ पर शौचालय किसी के बना ही नहीं है, एक भी शौचालय यहाँ पर नहीं बनवाया है किसी का। दूसरा यह है कि यहाँ पर आपके ना किसी को कोई मकान मिला है, किसी भी सरकारी योजना से मकान ही नहीं मिला है, कोई मकान नहीं मिला है। मतलब जब तक जोगिंदर रौतेला कार्यकाल रहा है शायद किसी को मकान नहीं मिला है मेरी नज़रों में, क्योंकि 2 टाइम के पार्षद तो हमारे घर में भी थे। मेरी मम्मी भी पार्षद थी, मेरा भाई भी पार्षद अभी निवर्तमान है। तो मेरी नज़रों में तो अभी तक पिछले 12 साल में तो मकान किसी को नहीं मिला है। और रही बात आपके जो आप कह रहे थे मोहन पाठक जी की, रोड और सड़कों की, तो रोड और सड़कों का हाल ये है कि मोहन पाठक जी किसी दिन यहाँ पर आए,
चाय पीने ही आ जाएं चाहे, तो हम उनको दिखाएंगे कि रोड और सड़कों का हाल भी क्या है यहाँ पर और कितना यहाँ पर काम हुआ है। बात करें तो कांग्रेस की, वो भी बीजेपी की राह पे चलती हुई नजर आ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर ना तो किसी सभा कर रहे हैं, ना तो कहीं वोट मांगने आ रहे हैं, ना किसी कांग्रेसी नेता को साथ लेके चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कांग्रेस से निष्कासित हूँ और 2022 में मुझे कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। तो अब ये कांग्रेस के जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी है, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि आपके जो है कि भाई हमारे संगठन में हमारी क्या पूछ हो रही है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं, ये सवाल तो आप अगर उनसे ज़्यादा बेहतर पूछेंगे तो वो बेहतर ज़्यादा जवाब देंगे इसमें। क्योंकि मैं तो निष्कासित हूँ, इस पर मेरा जवाब देना तो इसलिए ठीक नहीं रहेगा कि अब मैं अगर पार्टी का कोई व्यक्ति होता या पार्टी का कार्यकर्ता होता तो जब मैं आपको जवाब देता, लेकिन मैं निष्कासित हूँ। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो बनबुलपुरा के मुस्लिम नेता हैं कांग्रेस के, आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, तो वो शायद बेहतर जवाब देंगे आपको। बात करें तो मुस्लिम कोई नेता इस बार खड़ा नहीं है इलेक्शन में, तो बनबुलपुरा की जनता जो है किस तरीके से देखती है? क्योंकि कई लोगों से हमने बात की है तो कई लोग कह रहे हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं हम नोटा दबाएंगे। उवैस राजा जनता के नेता हैं, जनता के बीच रहते हैं, क्या है जनता की राय? देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, वोट देना हर व्यक्ति का अधिकार है। बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगा कि एक माहौल होता है वोट देने का। कोई नोटा दबाए या कोई कांग्रेस पार्टी को वोट दे या बीजेपी को वोट दे या अन्य किसी को भी वोट दे, ये उन सबका अधिकार है। मैं इसमें किसी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना मेरा कोई प्रत्याशी है जी। लेकिन ये है कि हम लोग फिर भी ये चाहते थे कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी जी हैं, उनसे हमारा एक ये भरोसा था कि वो 32 साल से संघर्ष करते आए हुए और कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिलना चाहिए था। तो इस वजह से हम लोगों ने उनको ज़्यादा हमने कहा कि चलो ठीक है, एक बार इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि शहर में लगभग सभी प्रत्याशियों को मौका मिला और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार यहाँ से लोग बाग वोट ले चुके हैं। पिछले 2 दशक से देख रहा हूँ मैं लगातार चुनाव लड़ते हैं, फिर गायब रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जिन लोगों ने आज तक किसी का एक राशन कार्ड नहीं बनाया, किसी की एक पेंशन नहीं बनाई, किसी का बिजली का बिल माफ़ नहीं कराया, किसी का पानी का बिल माफ़ नहीं कराया, किसी के घर के आगे नल नहीं लगाया, उन लोगों को यहाँ पर 10-10 हज़ार वोट, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार वोट उन लोगों ने इज्जत दे के नवाजा है हर बार। यहाँ के लोगों ने गद्दारी नहीं करी किसी के साथ, यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारियाँ हुई हैं। यहाँ के लोगों को लेकर चला नहीं गया साथ में असल में लोग। अब फिर दूसरी बात क्या होती है, जब आदमी के साथ लगातार विश्वासघात होने लगता है ना, तो आदमी फिर उस वक्त हर नेता को शक की नज़र से देखता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो अच्छी लीडरशिप करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी गिनती भी कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं में आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आज भी लोगों को ज़रूरत है अपनी लीडरशिप की। जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं वो लीडरशिप आपको आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो वो दिखाई देगी जल्दी। इस समय बनबुलपुरा जिन मुद्दों से जूझ रहा है, आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं? और कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त रेलवे का मुद्दा है। जब वो रेलवे का मुद्दा निपटेगा अब तब मालिकाना हक की बात होगी। जो एरिया रेलवे से बचा हुआ है उस एरिया में मालिकाना हक मिलना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड जो पूरे क्षेत्र के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू भाई हो, कोई भी हो, सबके लिए वो बहुत बड़ी परेशानी बन रही है, तो वो यहाँ से हटना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर आपके बनबुलपुरा में जो आपके ये सिविल लाइन का मामला है, तो वो आज भी सिविल लाइन के बहुत बड़े एरिया जो सिविल लाइन यहाँ पर नहीं पड़ी हुई है। पानी की पाइप लाइन है वो नहीं पड़ी है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन की अभी तक कोई यहाँ पर अभी आपके कोई लाइन ही नहीं आई, जबकि पूरे क्षेत्र में उधर पड़ चुकी है। और यहाँ पर एक हकीमुल्ला लाइब्रेरी है, जो हमारे जो युवा हैं, हमारी जो बहनें हैं छोटी, जो पढ़ी कॉलेज में जाती हैं, इंटर कॉलेजों में पढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो लाइब्रेरी जो पहले बनी थी यहाँ पर उसको तोड़ दिया गया था, तो अगर वो लाइब्रेरी बन जाती है तो कहीं ना कहीं उससे युवाओं को और शिक्षित जो हमारे लोग हैं यहाँ पर उनको लाइब्रेरी का फ़ायदा मिलेगा। तो लाइब्रेरी भी यहाँ पर पहली प्राथमिकता में इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी ज़रूरत है यहाँ की। और भी यहाँ के मुद्दे हैं आपके, जैसे मान के चलिए जो गलियाँ हैं, रोडें हैं, सब टूटी पड़ी हैं बुरी तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो होना चाहिए। हर इलेक्शन में बनबुलपुरा को हाईलाइट किया जाता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, और साथ में बात करें तो कि कोई मुस्लिम नेता नहीं है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुस्लिम नेता इसलिए हर बार हर चुनाव में रहता था, लेकिन इस बार ये रहा कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए
उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा और जो है आपके उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापसी लेके बैठ गए। लेकिन हर बार यहाँ पर विपक्ष रहता था और हर चुनाव में यहाँ मुस्लिम समाज के 10-15 हज़ार वोट एक तरफा अपना नेता चुनते थे। मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप मुस्लिम यहाँ रहती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो यहाँ मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो इस वजह से पूरा जो वोट का जो समीकरण है वो एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, क्योंकि कोई कैंडिडेट अपना ही नहीं है। तो इस वजह से बिल्कुल यहाँ का वोटर साइलेंट हो चुका है इस वक्त। बात करें तो बनभूलपुरा के आखिरी मुद्दे हैं क्या? देखिए, बनभूलपुरा का सबसे बड़ा अगर इस वक्त कोई मुद्दा है वो रेलवे का मुद्दा है। और रेलवे के मुद्दे के बाद है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का मालिकाना हक का। अगर मालिकाना हक होता हमारे यहाँ बनभूलपुरा में, जिसको हम 2012 से लेकर 2017-22 लगातार हमारी यही लड़ाई चल रही है, पिछले 12 साल से हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि मालिकाना हक इस बनभूलपुरा क्षेत्र की सबसे पहली ज़रूरत है। अगर मालिकाना हक होता तो शायद मुझे लगता है कि ये रेलवे वाला मामला नहीं होता। इस मामले को आपने बहुत टाइम पहले से उठा रखा है, लेकिन लोग उस टाइम समझ नहीं पाए। देखिए, ऐसा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय के साथ ही लोगों को समझ में आती हैं। जिसकी अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसा कि जो अभी 8 फरवरी को मामला यहाँ दंगा हुआ, उससे पहले भी यहाँ पर मलिक के बगीचे में जो यहाँ बनभूलपुरा का एरिया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मलिक के बगीचे के जो मकानों में जो दिक्कतें आई है, वहाँ जो प्रॉपर्टियों में दिक्कत आई है, कहीं ना कहीं मालिकाना हक की वजह से वो प्रॉपर्टियों में बहुत दिक्कत आई है। अगर उन जगहों के या बनभूलपुरा एरिया का मालिकाना हक होता तो ना ये रेलवे खंभे लग पाते, ना मलिक के बगीचे में कोई अतिक्रमण हो पाता। मालिकाना हक पिछली सरकारों में किसी भी नेता ने इस मामले में कभी गौर नहीं दिया। जानबूझकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कार्रवाई के लिए लगातार हम 2012 में भी हमने उस वक्त कहा कि भाई मालिकाना हक यहाँ की ज़रूरत है, लोग नहीं समझे। फिर कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक भ्रम ये फैलाया जाता है कि भाई ये जो है आपके ज़बरदस्ती खाली पंगेबाजी कर रहे हैं और सरकारों से लड़ रहे हैं और आपके मालिकाना हक क्या होता है, ये होता है, इस तरह। तो लोगों को जानकारी मालिकाना हक की उस वक्त नहीं थी। आज घर घर की आवाज़ है, घर घर में लोग परेशान हैं कि वाकई में हमारे पास अगर मालिकाना हक होता तो आज ये रेलवे के खंभे हमारे घरों के आगे नहीं लगे होते, आज मलिक के बगीचे में अतिक्रमण नहीं होता। आज कोई भी व्यक्ति जो मालिकाना हक की ज़रूरत है, मालिकाना हक अगर मकानों में आज आपके हो तो आप ये समझ लीजिए एजुकेशन लोन, आपकी हैसियत तक नहीं बन सकती अपने मकानों पर। बिल्कुल। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होने के बाद भी आप बैंकों से लोन या हैसियत तक नहीं बना सकते। तो वो मालिकाना हक सबसे पहली प्राथमिकता और पहली ज़रूरत थी इस बनभूलपुरा की। लेकिन उस मालिकाना हक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब वोट आप जिस सरकार में या जिस भी नेता को देते हो, उसके बाद भी उस पर अगर वो आपके कार्रवाई ना करे या उस पर जो है आपके अमल ना करे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के साथ धोखा तो हुआ है। यहाँ पर उससे बड़ा मुद्दा रेलवे का मुद्दा है, जिस रेलवे के मामले को सुप्रीम कोर्ट तक चला है अभी रेलवे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। और तीसरा मुद्दा यहाँ का सबसे बड़ा है ट्रेंचिंग ग्राउंड। वो ट्रेंचिंग ग्राउंड जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों लोग दिन भर गंदा धुआं, और आज भी अभी आप मेरा घर बहुत दूर है वहाँ से, कम से कम दूरी होगी किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर दूर होगा कूड़ी खाने से, जो वहाँ पर गोलापाल में कूड़ी खाना है। उस ट्रेंचिंग ग्राउंड से मेरे घर तक भी बदबू आती है। आप लगाइए कि जो हज़ारों लोग पास में रहते हैं, गोजाजाली रहते हैं, गोला पार के लोग वहाँ से गुजरते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टार्ट होने वाले हैं, वो पूरा एरिया जो भी नैनीताल यहाँ से जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक, सब उस बदबू को सूंघता हो जाता है। और हज़ारों लोग उस धुएं को सूंघ रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, और कितने लोगों की तो जानें चली गई हैं, इस बात का किसी को अंदाज़ा तक नहीं है। कैसे मिल जाएंगे वोट? मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि वोट कैसे दे देगा आदमी। जब तक आप किसी के पास वोट मांगने आओगे नहीं, उनकी परेशानियों को नहीं समझोगे, तो इंसान कैसे वोट डाल देगा? हाँ, अगर आदमी आए और यहाँ के मुद्दों की बात करें, रेलवे के मुद्दों की बात करें, ट्रेंचिंग ग्राउंड के मुद्दे की बात करें, अगर बीजेपी वाले आते हैं और अगर जिम्मेदारी लेते हैं, तो मुझे लगता है शायद कि वोट उनको पड़ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता तो प्यार की भूखी है। प्यार से आपको अपनी जान भी दे देगी, वरना फिर आपको वोट कैसे मिल जाएगा, ये तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।